जी दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कला से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो निरंतर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआरसी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट विजुअल आर्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देर ना करते हुए आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम लोग जानेंगे कि कला सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, महत्वपूर्ण जो माध्यम हैं, किन किन माध्यमों से हम हर एक कला को तैयार करते हैं या सृजन करते हैं। उसमें जो विभिन्न सामग्री की आवश्यकता होती है और उन सभी सामग्रियों की जो सहयोग होता है, जिसके माध्यम से हम अपने कला को ज़्यादा समय तक स्थायी कर पाते हैं, ज़्यादा जो है समय तक सुरक्षित रख पाते हैं। उसमें होने वाले प्रयोग होने वाले सभी जो है तत्वों के बारे में जानेंगे या सामग्रियों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, पेस्टल जो विधि है, जैसे आपने देखा होगा कि टेम्परा विधि, पेस्टल विधि, वाश विधि और जो भी सारे विधियां हैं, तो उसमें एक्रेलिक विधि, तो हर एक विधि में अलग अलग सामग्री की आवश्यकता होती है और हर एक सामग्री की अपनी अपनी अलग अलग महत्व होता है। तो पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले जो घोल होते हैं उसे कहा जाता है फिक्सटिव कहा जाता है। अर्थात कोई जब पेंटिंग चित्रकार या कलाकार बनाता है, उस चित्र को ज़्यादा समय तक अस्थायी करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए कि जिससे चित्र नष्ट ना हो, तो उसे एक फिक्सटिव विधि के द्वारा या उसके माध्यम से एक फ्रेम तैयार करता है, जो चित्र से कुछ उभरा होता है 1 इंच, और उसी के ऊपर वो शीशे को लगाता है। जैसे दीवार घड़ी आपने देखा होगा या हाथ घड़ी देखा होगा, तो हैंड वॉच, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें सुरक्षित के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके ऊपर फ्रेमिंग होता है और उभरा हुआ भाग होता है, उसी पे शीशा को फिक्स किया जाता है, जिससे हमारे चित्र सुरक्षित होते हैं। उसे फिक्सटिव विधि कहते हैं। अर्थात कहा जाता है, नेक्स्ट हमारा है, फिक्सटिव विधि का प्रयोग कैसे रंगों में करते हैं। तो फिक्सटिव जो विधि होता है, अर्थात सूखे रंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में कई प्रकार से सूखे रंग प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे एक पेंसिल कलर का होता है और जो आपके जो है सूखे रंग लगाए जाते हैं, भिन्न भिन्न कलर में आता है पेंसिल के रूप में, जिसे मोम कलर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करके रखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करके रखा जाता है। तो फ्रेमिंग जो होता है जल रंग में होता है, तेल रंग में होता है, क्रेयन और पेस्टल में होता है। तो ये सारे विधि में जो है ऊपर से जो है फिक्सटिव विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जल रंग में भी फ्रेमिंग करके रख सकते हैं अधिक समय तक चित्रों को सुरक्षित, तेल में भी, क्रायन में भी और पेस्टल कलर में भी। नेक्स्ट हमारा है, बिना तुलका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, बिना तुलका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं। तो पेस्टल रंग होता है जो नाइफ से लगाया जाता है, अर्थात छोटे नाइफ्स होते हैं, चाकू के जैसा होता है, उसके माध्यम से पेस्टल रंग लगाया जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
एक्रिलिक चित्रण कब से और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो एक्रिलिक जो चित्रण है मित्रों, कब से माना जाता है, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ है? तो सन 1920 ईस्वी में अमेरिकन में लैटिन ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया। ये एक्रिलिक चित्रण विधि जो है ये अमेरिका के जो है लैटिन ग्रुप के द्वारा 1920 में तैयार हुआ या प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक एक पेंटिंग विधि है। यह एक प्रकार का रंग है जिसे जल व तेल दोनों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। कहने का तात्पर्य है एक्रिलिक एक रंग होता है, एक प्रकार का रंग विधि होता है जो जल तथा तेल दोनों इसमें इस्तेमाल करते हैं। अर्थात ये एक ऐसा रंग होता है जिसमें हम जल का भी मिश्रण करते हैं और जिसमें हम तेल का भी मिश्रण करके कार्य कर सकते हैं एक्रिलिक रंग में। नेक्स्ट है, सबसे आधुनिक रंग कौन सा है? तो मित्रों सबसे आधुनिक जो रंग है वो कौन सा है? तो एक्रिलिक रंग है जो सबसे आधुनिक है। और बाकी हमारे जो प्राचीन रंग हैं वो बहुत पुराने समय की खोज है, आविष्कार है। ये हमारा जो है 1920वीं के दौरान जो है इसका खोज हुआ था। तो सबसे जो है आधुनिक रंग यही माना जाएगा, एक्रिलिक रंग माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक्रिलिक रंगों के लिए कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं? तो एक्रिलिक रंग के लिए कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं? तो मित्रों हैं ग्लॉस, मैट, जेल। तो ये तीन विधि से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक्रिलिक चित्रण के धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? एक्रिलिक चित्रण के धरातल पर अर्थात जिस पे एक्रिलिक रंग लगाए जाते हैं, जिस चित्र में धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीमर गैस का प्रयोग किया जाता है। पॉलीमर गैसों का प्रयोग किया जाता है जिसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाया जाता है, अर्थात जिसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, एक्रिलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ड्राई वॉशिंग का, एयर वॉशिंग का, इम्पैटो का, स्कम्बलिंग का, ग्लेजिंग का। पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों प्रकार के रंग लगाए जाते हैं। तो मित्रों ये एक्रिलिक चित्रण करने की जो विधि है, तकनीक है, इसके द्वारा होता है ड्राई वॉशिंग, एयर वॉशिंग, इम्पैटो के द्वारा, स्कम्बलिंग, ग्लेजिंग। पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों प्रकार के रंग होते हैं, अर्थात ये ऐसा रंग होता है पारदर्शी भी होता है अपारदर्शी भी होता है। नेक्स्ट हमारा है, एक्रिलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं मिलाया जा सकता है? अर्थात कहने का तात्पर्य है एक्रिलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं मिलाया जाता है? तो सफ़ेद को छोड़कर 3 रंगों को नहीं मिलाना चाहिए, अन्यथा मटमैला प्रभाव उत्पन्न करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, सफ़ेद रंग को छोड़कर 3 रंग को नहीं मिलाना चाहिए, अन्यथा मटमैला जो है प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। नेक्स्ट है, इसी क्रम में विभिन्न परतों में कार्य किन रंगों में होता है? तो तेल रंग में होता है, टेम्परा तथा एक्रिलिक रंग में होता है। तो विभिन्न जो है परतों में, जैसे कई परत जो रंग लगाए जाते हैं, कार्य किन रंगों में किया जा सकता है? तो तेल रंग में होता है, टेम्परा में होता है, एक्रिलिक रंग में होता है, जो कई परतों में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है टेम्परा चित्रण किन धरातल पे किया जाता है?
तो टेम्परा चित्रण जो होता है वो किन धरातल पे किया जाता है? तो जिप्सम ग्राउंड पर किया जाता है, कैल्शियम ग्राउंड पे किया जाता है, नॉर्मल लगी धातु की प्लेट पर कार्य किया जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जिप्सम मीन्स होता है किसी धरातल को तैयार करके बनाना। आपने देखा होगा कि अध्ययन किया होगा कि अजंता के जो चित्र प्राप्त हैं उसमें कई विषयकार हुआ है। टेम्परा विधि से काम हुआ है, धरातल को बना के जिप्सम ग्राउंड के द्वारा जो है बना के जो है कार्य किया गया है। तो टेम्परा विधि जो विभिन्न प्रकार के जो है प्राकृतिक जो है वस्तुओं को लगाकर तैयार किया गया है धरातल उस पर, अर्थात टेम्परा का प्रयोग हम धातु के प्लेट पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तूलिका प्रयोग में लाई जाती है? तो टेम्परा चित्रण के लिए जो है कौन सी तूलिका प्रयोग में लाई जाती है? सेबल तथा ब्रेसेबल ब्रेसल तूलिका का, अर्थात जो बाल के जो आर्टिफिशियल बाल होते हैं उनके द्वारा भी बनाए जाते हैं, अर्थात सेबल जो बाल के होते हैं जैसे गिलहरी के बाल हुए या जो है भेड़ के बाल हुए, भैंसे के बाल हुए या सुअर के बाल हुए, ये सब के द्वारा तूलिका भी बनाई जाती हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है मित्रों टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परा जो चित्रण कार्य हुआ है किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो अंडा का प्रयोग किया जाता है और अंडे की जर्दी का भी प्रयोग किया जाता है, गोंद का प्रयोग किया जाता है, ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। रंगों को अस्थायी बनाने के लिए इससे मिलाया जाता है। कहने का तात्पर्य मित्रों अंडे को मिलाया जाता है, गोंद को मिलाया जाता है, ग्लिसरीन को मिलाया जाता है और तेल को रंगों को अस्थायी करने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है जिससे चित्र अस्थायी हो ज़्यादा समय। चूँकि ये सब मिलाने के बाद जो पेंटिंग होता है, जो चित्र होते हैं उसके ऊपर एक झिल्ली जैसा वो परत बन जाता है जिसके कारण जो है चित्र ज़्यादा समय तक जो है वो जो सुरक्षित रहते हैं। इसी कारण इसका प्रयोग किया जाता है और चित्र मजबूत बने रहते हैं। एक परत में कार्य किन रंग में होता है? तो एक परत में कार्य किन रंगों में होता है? तो पेस्टल रंग में कार्य होता है। एक परत में कार्य किन रंगों में होता है? तो पेस्टल रंग में होता है। पेस्टल जैसे आप देखे होंगे कि मार्केट में जो पेंसिल के जैसे एक मोम कलर आता है जो घिसाई करके जो है कार्टून वगैरह ज़्यादा बनाए जाते हैं या छोटे बच्चे ज़्यादा उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो है वो सूखे रंग लगाते हैं जिसे पेस्टल रंग कहा जाता है और उसे स्पर्श करने पे घिसने पर वो छूट भी जाता है कभी कभी, तो उसे पेस्टल कलर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है किश्तित गोला किनारे वाले सफ़ेद बालों वाले तूलिका क्या कहलाते हैं? अर्थात जो गोल किनारे वाले सफ़ेद बाल वाले तूलिका होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फिलवर्ट तूलिका कहते हैं। अर्थात कुछ सफ़ेद बाल वाले जो तूलिका होते हैं जैसे शुगर के बाल के जो तूलिका बनाए जाते हैं उसे फिलवर्ट तूलिका कहते हैं। तो जो सफ़ेद बाल वाले जैसे शुगर होता है उसके जो बाल होते हैं उसे फिलवर्ट तूलिका कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है धरातल पर भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर उस पर चित्रकारी की जाती है। तो मित्रों धरातल पे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के टुकड़े को जोड़कर चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? अर्थात जो भी धरातल पे भिन्न भिन्न छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े या खराब वस्तुओं के टुकड़े को जोड़कर जो है रंग संयोजन किया जाता है अर्थात उसे कोलाज कहा जाता है।
कोलाज करने की कई विधियां होती हैं। टूटी फूटी वस्तुओं के द्वारा भी कार्य किया जाता है, कोलाज बनाया जाता है। चारकोल कोयले के द्वारा भी बनाया जाता है कोलाज। और जो कागज़ के टुकड़े होते हैं उनको संयोजित करके उस पर रंगन करके या रंग कर जो है धरातल पे जो है चिपका कर उसे जो है कोलाज बनाया जाता है। नेक्स्ट है, रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को क्या कहते हैं? तो रंगों को मिश्रित करने के लिए जो रंग को मिलाने के लिए मित्रों लकड़ी का प्लेट हो या प्लास्टिक की प्लेट हो उसे क्या कहते हैं? तो रंग प्लेट कहा जाता है। चूँकि रंग को उस पर बनाने का कार्य किया जाता है इसलिए उसको जो है लकड़ी का प्लेट हो या प्लास्टिक का प्लेट हो उसे रंग प्लेट के ही नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापने को क्या कहा जाता है? तो मित्रों एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे ग्राफिक विधि कहा जाता है। नेट में पूछा जाता है। तो धरातल पे जैसे कोई ब्लॉक होता है, कोई लकड़ी है, उस पे जो है आपने कोई चीज़ बना लिया या खुदाई करके उस सतह को उभार करके कटाई करके जिस भी तरीके से आप उसके भी कई विधि होते हैं। रेखा के द्वारा जो है कभी कभी होता है, कभी मोहरों की तरह जो है उभार करके जो है दृश्य को छापा जाता है, कभी कभी जो है खुदाई करके जो है उसे गड्ढा कर लिया जाता है जिस पे कलर नहीं लगता है, इस माध्यम से जो है छापा जाता है। उसके 3 विधियाँ होती हैं, डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। तो ग्राफिक विधि होता है, ग्राफिक विधि के द्वारा जो है किसी ब्लॉक को तैयार करके उसके द्वारा उस पे ब्लॉक पे रंग लगा के छपाई करने को कहा जाता है ग्राफिक विधि। नेक्स्ट है, एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? तो एचिंग हम किसे कहते हैं? ग्राफिक में छापने की पद्धति को एचिंग कहा जाता है। मित्रों ये भी नेट का पे आपका प्रश्न है, एचिंग क्या है? तो एचिंग के द्वारा जो है क्या होता है कि ग्राफ पे जो है छापने की पद्धति को कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ बनाई होती है ब्लॉक पे जो है उसको जो है ग्राफिक किसी अन्य धरातल पे जो है कपड़े पर, कागज़ पर या किसी उस स्तर के जो छापने की होता है धरातल होता है उस पे जो है छपाई की जाती है। इसी ग्राफिक को छपाई करने की विधि को जो है एचिंग विधि कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राफिक जैसे कहा जाता है ग्राफ के द्वारा छापना। ग्राफिक छाप कला, ग्राफिक का अर्थ होता है छाप कला। सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो छाप कला जो है मेष से प्रारंभ हुआ। भारत में छाप कला की शुरुआत किसने की? तो भारत में छाप कला का जो है शुरुआत जो है वो राजा रवि वर्मा के द्वारा हुआ। राजा रवि वर्मा का जो है जन्म 1906 ईस्वी में केरल के किल्लीमनूर नामक स्थान पे हुआ था और ये एक जो है तेल विधि के रूप में जाने जाते हैं, एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं जो तेल विधि में सबसे ज़्यादा कार्य किए हैं। अर्थात इन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस का भी मशीन लगाने का कार्य किया था। ये बहुत ही राजा रवि वर्मा एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। इनका विचार था कि जो पेंटिंग बनाई जाती है तो हर एक पेंटिंग के एक एक पीस बनाने पर, एक एक चित्र बनाने पे हम अधिक चित्र को जो है नहीं तैयार कर सकते हैं। तो एक ऐसी विधि का प्रयोग किया जाए जिसके माध्यम से जो है हम लोग एक बार सांचे को तैयार करें और उसके द्वारा छपाई करते रहें। तो पेंटिंग प्रेस का जो है इन्होंने ही स्थापित किया था और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है देवी देवताओं का जो जैसे कि कैलेंडर के रूप में कार्य किया। इन्हें राजा रवि वर्मा को कैलेंडर आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा रवि वर्मा जो है देवी देवताओं को सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने चित्र बना के और अपने प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो छापने का कार्य किया और अधिक से अधिक लोगों तक जो है घर घर पहुंचाने का, पेंटिंग जो है पहुंचाने का कार्य किया। नेक्स्ट हमारा है, ग्राफिक के अंतर्गत कौन सी प्राविधि आती है? तो ग्राफिक के अंदर कौन सी प्राविधि आती है? तो मित्रों जो है एचिंग विधि है, वुडकट है और
एनग्रेविंग है। तो एचिंग विधि हो गया। एचिंग भी जैसे आप किसी चीज़ की जो है छापने की कार्य करते हैं। वुडकट हुआ लकड़ी को काटकर जो है, और इनग्रेविंग इसके द्वारा किसी धातु पे भी कार्य किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो छापने की विधि सर्वप्रथम जो है प्रारंभ हुआ वो मिस्र से अर्थात चीन से भी माना जाता है। और जो सर्वप्रथम भारत में जो छापने की विधि वो लकड़ी के ब्लॉक पे छपाई होती थी। लकड़ी के ब्लॉक पे वो चीज़ अंकन करके बना के, जैसे मोहरे आज के समय में बनाई जाती है, मोहरे के द्वारा जो ठप्पा के द्वारा छपाई की जाती है किसी चीज़ को, ठीक उसी प्रकार से उस समय जो है कला का जो है प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है ग्राफिक की तकनीक क्या है। ग्राफिक की तकनीक क्या है? तो ग्राफिक की तकनीक क्या है तो मित्रों जानेंगे रिलीफ, इंटोगैलियो और फ्लैट। तो रिलीफ, इंटोगैलियो और फ्लैट, ये आपके ग्राफिक के तीन जो विधियां हैं। रिलीफ होता है, और जैसे रिलीफ मीन्स जो है किसी चीज़ की मतलब जैसे हम लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं किसी चीज़ की खुदाई करके, ब्लॉक पे खुदाई करके जो है उसकी जो है धरातल पे खुदाई करके और उस पर कलर लगा के छपाई करते हैं, इसे रिलीफ विधि कहा जाता है। और उसी ब्लॉक पे, उसी जो है धरातल पे उभार, सतह को उभार देकर, जैसे मोहरे में जो छापना होता है उस भाग को उभार देकर जो है उस चीज़ को उभार देकर जो है नक्शा को बनाकर या लिखकर जो भी सारे अक्षर होते हैं वो तैयार करके उस पर रंग लगा के छपाई की जाती है। और जो एक विधि होता है फ्लैट विधि होता है। फ्लैट विधि आपने देखा होगा कि शिलापट पे खुदाई करके जैसे बनाया जाता है, तो खुदाई करके या रेखा के द्वारा जो बनाया जाता है उस पर रंग लगा के छापा जाता है। तो जो रेखा, गहरी रेखा खींची जाती है तो वो भाग जो है नहीं छपता है, बाकी साइड के जो भाग छप जाते हैं उसे फ्लैट के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जो है यूजीसी नेट के प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, वुडकट क्या है? वुडकट क्या है? वुड मीन्स लकड़ी होता है। लकड़ी, वुडकट लकड़ी की जो कटिंग होते हैं क्या है? लकड़ी की शीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंटिंग किया जाता है। मित्रों आज भी जो है जैसे छापा कला के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो महिलाएं जो है मेहंदी लगाने का जो कार्य करती हैं वो वुडकट होता है, शीशम की लकड़ी होता है। उस ब्लॉक पे जो है ड्राइंग करके जो है जो भी प्रिंट लेना होता है उस चीज़ को ड्राइंग पहले से कर लेते हैं और उसको जो है किसी भी हाथों पे छापते हैं, या जो है आप कपड़े भी छाप सकते हैं, कागज़ पे भी रंग लगा के प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है वुडकट। लकड़ी के शीट पर जो है धरातल पर जो है ड्राइंग करके प्रिंट लिया जा सकता है, इसे वुडकट कहा जाता है। नेक्स्ट है एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? मित्रों एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहा जाता है? इंटोगैलियो, इंटोगैलियो कहा जाता है। जो प्राथमिक कार्य होता है, जैसे एचिंग, अगर कोई चीज़ आपको प्रिंट लेना है, छापना है, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, तो छापने से पहले, रंग लगाने से पहले आप ब्लॉक को तैयार करेंगे, खुदाई करेंगे, उस सतह को उभार देंगे, और सतह को उभार देकर फिर इसके बाद आप जो है प्रथम अंकन, प्रथम कार्य होता है कि उभार देकर जो है उस चीज़ को जो है फिर रंग लगाएंगे, फिर छपाई बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड से धोने में, एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल एसिड होता है। मित्रों ये विधि ऐसा होता है कि एचिंग में करते समय रेखांकन के बाद जो होता है, रेखांकन के बाद में कॉपर प्लेट को जो है एक एसिड के घोल में रखा जाता है, जिसे नाइट्रिक अम्ल एसिड होता है। वो रेखांकन जहाँ हुआ होता है उस चीज़ को काट कर और गहरा कर देता है, उस चीज़ को काट कर और गहरा कर देता है, जिससे उसके चित्र और स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एचिंग में कॉपर प्लेट को कितने प्रिंट
एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बना सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? लगभग हज़ारों। ये सब नेट के प्रश्न अधिकतर हैं, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, नेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये पूछा गया था, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो लगभग हज़ारों चित्र बनाए जा सकते हैं। एक बार जो है एचिंग करके जो है प्लेट को तैयार कर लेने के बाद रंग लगा के आप हज़ारों चित्र तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एचिंग में प्रिंट के समय कागज़ कैसा होना चाहिए? एचिंग करते समय प्रिंट के समय कागज़ कैसा होना चाहिए? तो कागज़ जो है खिंचा नम होना चाहिए, अर्थात थोड़ा गीला होना चाहिए, खिंचा नम होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लिथोग्राफी की खोज कब और किसने की? तो लिथोग्राफी की खोज हुआ था 18वीं शताब्दी में हुआ था, अलोय शेनफेल्डर ने किया था। लिथोग्राफी की खोज कब हुआ था मित्रों? तो 18वीं शताब्दी में हुआ था, अलोय शेनफेल्डर ने किया था। नेक्स्ट हमारा है, कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो कलाकार जो चित्रण करने की, जो रचना करने की जो विधि होते हैं उसे हम लोग तकनीक के नाम से जाना जाता है, तकनीक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैनवास कैलोथोल को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परत लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो मित्रों, कैनवास जो बनाया जाता है, पहले वो जो कपड़े होते हैं वो बहुत जो है मतलब छेद उसमें ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, उसमें जो है छेद ज़्यादा होते हैं, तो उसे कैलोथ को फ्रेम में रख कर उसके बाद में उस पर अस्तर लगाई जाती है, उस परत को जो है भूमि बंधन कहा जाता है। अर्थात जब रंग लगाए जाते हैं तो टाइट हो जाता है, जिससे हमारा जो है कैनवास पेंटिंग करने के लिए उपयुक्त अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो मित्रों, आज का जो है क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास को पूरा देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ना छूटे और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी रहेगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए प्रश्न मिलते रहें जो परीक्षा से संबंधित आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित है कि आप लोग को इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, निश्चित है कि सफलता आप लोग को जल्दी मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।